Hey everyone, welcome to the Commerce की class. This is the sixth video of OCM's first chapter, Principles of Management. ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि FW टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए थे उसके टेक्निक्स क्या है। FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। वो टेक्निक्स क्या है और वो मैनेजर्स को कैसे हेल्प करते हैं किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने में, और वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का जो स्मूथ फ्लो है यानी जो काम है वो सही तरीके से चलता रहे, कैसे मेंटेन कर पाते हैं इन टेक्निक्स की हेल्प से, वो देखेंगे। सो हम लोग एक एक करके देखते हैं सभी टेक्निक्स के बारे में। टोटल 6 टेक्निक्स है। पहला है वर्क स्टडी। अब ये वर्क स्टडी क्या है, यानी जो काम असाइन किया गया है एम्प्लॉइज को उस वर्क के बारे में फुल डिटेल स्टडी है कि वो काम कितने टाइम में होता है, किस स्पीड से होता है, उस काम को करने का मेथड क्या है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। वर्क स्टडी का मीनिंग है कि जो मैनेजमेंट है उसको पहले एम्प्लॉइज को काम देने से पहले वर्क स्टडी जो है ये एम्प्लॉइज को काम देने से पहले किया जाता है, यानी एम्प्लॉइज को कोई भी टास्क असाइन करने से पहले वर्क स्टडी होती है कि ये वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, किस स्पीड से होना चाहिए, कौन से मेथड से होना चाहिए। राइट, किसी भी एम्प्लॉय को काम देने से पहले वर्क स्टडी किया जाता है मैनेजर्स के थ्रू। स्टडी में कुछ सिस्टमैटिक और क्रिटिकल असेसमेंट होते हैं। बहुत सारे वर्क के जो भी वर्क किया जाना है उसका असेसमेंट होता है, यानी उसको चेक किया जाता है ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितने टाइम में होगा और किस स्पीड से होगा। इसे ही बोलते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के कुछ पार्ट्स हैं वो देखते हैं हम लोग। सो वर्क स्टडी का पहला मेथड है, पहला जो स्टडी है वो है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मींस कि मैनेजर्स को चेक करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए कि किसी काम को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। लेट्स सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉइज हैं और उनको कोई काम दिया गया है और उसमें से 35 एम्प्लॉइज जो हैं वो उस काम को 1 आवर में कर लेता है, यानी एक यूनिट बनाने में उनको 1 घंटा लगता है, और बाकी के 15 एम्प्लॉइज में से 10 एम्प्लॉइज को वो काम करने में 1.25 घंटा लगता है, और बाकी के जो 5 एम्प्लॉइज हैं उनको वो काम करने में 2 घंटा लगता है। यानी कि मेजोरिटी ऑफ जो एम्प्लॉइज है वो 1 घंटे में काम कर ले रहे हैं, यानी जो एवरेज स्पीड है उस काम को करने की वो है 1 आवर। यानी अगर बाकी के एम्प्लॉइज चाहे तो वो भी ऑलमोस्ट 1 आवर में वो काम कंप्लीट कर सकता है। सो टाइम स्टडी जो है ये मैनेजर्स को हेल्प करता है किसी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है ये कैलकुलेट करने में। अब इससे होगा क्या, इससे हेल्प क्या होगा, इससे जो मैनेजर्स है ना उनको ये मदद मिलेगी कि वो डिसाइड कर सकेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है, किसी काम को कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड टाइम क्या है। इससे जो एम्प्लॉइज है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और मैनेजर्स को पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉइज एफिशिएंट है, कौन से एम्प्लॉइज सिंसियरली वर्क करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि टाइम पास करते हैं। और जो टाइम स्टडी है ये कॉस्ट डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। लेट्स सपोज कि मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं कि जो 1 आवर में टास्क कंप्लीट करेगा उसको पर्टिकुलर लेट्स सपोज कि एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी, और जो इससे ज्यादा टाइम लेगा उसको थोड़ा कम मिलेगा, और जो बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो उसकी सैलरी में से थोड़ा सा डिडक्शन हो जाएगा। इससे होगा क्या कि एम्प्लॉइज एफिशिएंट रहेंगे, वो ट्राई करेंगे कि मेरा काम जो है ना वो लेट ना हो। तो ये क्या है, टाइम स्टडी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। वर्क स्टडी का अगला पार्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मींस क्या है, अब किसी भी काम को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई करे बेस्ट अवेलेबल मेथड टू परफॉर्म एनी टास्क। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये मैनेजर्स को डिसाइड करना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स को हैंडल करना है तो रॉ मटेरियल कैसे लोड अनलोड होगा उसका भी तरीका होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का वो कैसे होगा उसका भी कोई मेथड होना चाहिए। कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हमको गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है ये भी डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुड्स बन जाओ फिर सोचते रहे कि अरे यार कैसे भेजना है इसको। देन इंस्पेक्शन, यानी सामान बनने के बाद यानी गुड्स के प्रोसेस होने के बाद फिनिश गुड्स को चेक कैसे करना है। बीच बीच में जो इंस्पेक्शन है, चेकिंग होते रहनी चाहिए कि सभी एम्प्लॉयज ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका भी एक मेथड होना चाहिए। स्टोरेज, यानी गुड्स को रखने की जो कैपेसिटी है, जो फैसिलिटी है, उसका भी मेथड होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के सामान के लिए अलग अलग टाइप के स्टोरेज की जरूरत होती है। तो कौन से टाइप के गुड्स के लिए किस प्रकार के स्टोरेज की जरूरत होगी इसका भी मेथड मैनेजर्स को फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट है मोशन स्टडी। वर्क स्टडी का नेक्स्ट पार्ट है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है स्पीड, कोई भी मशीन या कोई भी ह्यूमन कितने स्पीड से मूवमेंट कर रहा है इसको बोलते हैं मोशन। अब ये जो टेक्निक है ना ये मैनेजर्स यूज करते हैं टू एलिमिनेट अ जॉब और देयर सीक्वेंस, यानी कोई भी काम है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है या फिर वो
टाइम वेस्टेज है, यानी उस काम को करने में टाइम तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन उससे जो मिलने वाला फीडबैक है, उससे मिलने वाला जो रिस्पॉन्स है, उससे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो उसको एलिमिनेट कर किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉइज हो जो बहुत ज्यादा हलचल करते हो, यानी बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा दिखावा करते हो, लेकिन वो हकीकत में कुछ काम नहीं करते हैं। तो मोशन स्टडी से पता लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है लेकिन फालतू के कामों में। तो वैसे एम्प्लॉइज को निकाला जा सकता है। हो सकता है कि कोई मशीन हो जिसमें मशीन से प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो। तो मोशन स्टडी से ये पता चलता है कि कौन से टाइप के जॉब को या कौन से सीक्वेंस को हटाया जा सकता है, जिससे जो बाकी का काम है वो थोड़ा और फास्ट हो और जो रिजल्ट है वो और अच्छा मिले। इससे क्या होगा कि जो स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क है वो चलता रहेगा, जो काम का रूटीन स्पीड है वो मेंटेन रहेगा। वर्क स्टडी का अगला पार्ट है फैटीग स्टडी। अब ये फैटीग का मीन्स क्या होता है, ये वर्ड का मीनिंग है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव। अब तनाव जो है ना, स्ट्रेस जो है ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल मीन्स कोई हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, लेबर टाइप वर्कर्स हो जिनको फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उनको फिजिकल पेन या स्ट्रेस हो सकता है। मेंटल पेन मतलब दिमागी तौर से कुछ परेशानियां हो। दिमागी तौर से परेशानियां मीन्स उसको किसी बात का तनाव हो, यानी किसी बात को लेके वो टेंशन में हो और उसका जो इम्पैक्ट है वो उसके काम पे दिख रहा हो। यानी अगर एम्प्लॉई हेल्दी नहीं है, एम्प्लॉई अगर खुश नहीं है, एम्प्लॉई अगर अपने काम को लेके हैप्पी नहीं है, तो वो सही तरीके से अपना जो एफर्ट है वो दे नहीं पाएगा और जो इससे काम है वो इम्पैक्ट होगा। सो ये जो टेक्निक है फैटीग स्टडी की, ये मैनेजर्स को हेल्प करता है टू टेक स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस ऑफ वर्कफोर्स। यानी मैनेजर्स को ये भी बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, कहीं काम की वजह से उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो जबरदस्ती उतना काम कर रहा है, उससे उतना काम नहीं हो रहा है फिर भी उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रूटीनली चेक करते रहे कि एम्प्लॉइज का जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इश्यूज क्या है, राइट। ऐसा नहीं कि आप उस पर भड़क जाओ एज अ मैनेजर, आप चिल्लाने लगो कि काम नहीं हो रहा है। आप चेक करो, राइट। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि काम क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है कि उसको कुछ प्रेशर हो, कुछ स्ट्रेस हो। तो अगर सबको कॉमन स्ट्रेस है, लेट्स सपोज कि सबका प्रॉब्लम है कि जो कैंटीन एरिया है वहां पे हाइजीन नहीं है, मतलब साफ सफाई नहीं है, या वॉशरूम्स प्रॉपर नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर कुछ अदर प्रॉब्लम्स है तो उसको भी सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये जो वर्क स्टडी है, इसके अंदर हम लोगों ने देखा टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटीग स्टडी। इन सभी स्टडीज को मिला के बनता है वर्क स्टडी, यानी किसी काम से रिलेटेड ये सारी स्टडीज होनी चाहिए और उसके बाद ही एम्प्लॉइज को ये जो वर्क है वो असाइन किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। दिस टेक्निक्स हेल्प्स इन रिडक्शन इन स्पॉइलेज एंड वेस्टेज। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट की टेक्निक है, ये अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ना टेलर ने इंसिस्ट किया कि टूल्स और इक्विपमेंट जो है ना वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। यानी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक ही टाइप का टूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही काम के लिए हर बार अलग तरीके के इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज किए जा रहे हो, राइट। इससे क्या होगा कि वेस्टेज कम होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि गैरेज में जैसे हर नट बोल्ट के लिए ना अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर्स के टूल्स होते हैं। तो जो एम्प्लॉइज है ना उनको पता होता है कि कौन से नट बोल्ट को खोलने के लिए कौन से टाइप का पाना या पकड़ यूज करना है। सो दिस इज व्हाट, इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर समझो ना कि हर बार अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स यूज किए जाए तो हर एम्प्लॉय ना कंफ्यूज हो जाएगा कि इस बार क्या यूज करना है, राइट। तो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज फिक्स्ड टूल्स होनी चाहिए कि हाँ इस प्रॉब्लम के लिए यही यूज करना है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब साइंटिफिक टास्क सेटिंग क्या है ये देखते हैं। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साइंटिफिक टास्क सेटिंग से क्या होता है ना कि जो अपने पास रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज हो पाता है। सो जो FW टेलर है उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक पर्टिकुलर डे कितना टास्क होगा ना ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए। यानी एक दिन में जो मैनेजर है उसको डिसाइड करना चाहिए कि कितना टास्क कंप्लीट होगा, राइट। एक दिन में समझो 8 घंटे काम करते हैं एम्प्लॉइज, तो हमें पहले से डिसाइड करना चाहिए कि 8 घंटे के अंदर में कितना काम हो सकता है और उतना ही काम एम्प्लॉइज को देना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज है ना वो अपना काम जो है, अपना टास्क जो है गिवन स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। इससे कंपनी के टारगेट भी इम्पैक्टेड नहीं होंगे और एम्प्लॉइज भी खुश रहेंगे कि चलो आज जितना काम करना था उतना हमने किया, और अगर और अच्छा करेंगे तो वी विल गेट इंसेंटिव्स, राइट। तो इससे क्या है, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों की एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। यानी कंपनी के लिए भी अच्छा होगा और एम्प्लॉइज के लिए तो ऑब्वियसली होगा। फोर्थ इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब टेलर ने इंसिस्ट किया कि जो भी एम्प्लॉइज है ना उनका जो सिलेक्शन और ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक होना चाहिए।
साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग मीन्स कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे राइट टाइम पे सेलेक्ट करना चाहिए विदाउट पार्शियलिटी, यानी सही काम के लिए सही इंसान को सही टाइम पे सेलेक्ट करना चाहिए विदाउट पार्शियलिटी। ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर हूं तो मैं मेरे किसी फ्रेंड को रिलेटिव को ही जॉब पे लेके आऊं और बोलूं कि ये अच्छा इंसान है इसको जॉब पे रख लो, नहीं। मुझे रिक्रूटमेंट करते टाइम, मुझे कंपनी में जॉब के लिए एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते टाइम अनबायस्ड होना चाहिए, यानी किसी भी टाइप का पक्षपात नहीं करना चाहिए, वहां पे कोई भी बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए जी। अब जब सही काम पे सही टाइम पे सही इंसान होगा तो वो जो अपना गिवन टास्क है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मीन्स है, हो सकता है ना कि कुछ नई टाइप की टेक्निक्स आई हो, नई टाइप की टेक्नोलॉजी आई हो, तो एम्प्लॉयज को टाइम टाइम पे ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना चाहिए, ताकि जैसे देखो अपना फोन है, फोन में जो एप्स है वो अपडेट होते रहते हैं, तो सेम वे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को टाइम टाइम पे चेंज होने वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड रखे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट है, फिफ्थ वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये बेसिकली रिलेटेड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, यानी जहां पे मैनुअल काम ज्यादा होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, राइट। अब टेलर ने ना इंसिस्ट किया कि हर कंपनी में ना तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दो सेपरेट पार्ट होने चाहिए, यानी प्लानिंग एक डिपार्टमेंट को करना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन एक लेवल के मैनेजर्स को करना चाहिए, राइट। अब इसका क्या मीनिंग है, प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल, यानी प्लानिंग जो है ना वो एक अलग ग्रुप करे, अलग लेवल ऑफ मैनेजर्स करे, और जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो सुपरविजन का काम है, वो एक अलग लेवल ऑफ मैनेजर्स का डिपार्टमेंट करे। अब इससे क्या होगा कि हर जो एम्प्लॉयज है ना उसको दो सेट के सुपरवाइजर सुपरवाइज करेंगे, यानी एक तो प्लानिंग वाले और दूसरे इम्प्लीमेंटेशन वाले। तो टेलर के हिसाब से दो लेवल होने चाहिए, एक प्लानिंग का लेवल जो प्लान करेगा और एक इम्प्लीमेंटेशन का लेवल जो काम को सही मायनों में इम्प्लीमेंट करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। और हर लेवल में चार चार फोरमैन होने चाहिए, टोटल 8 फोरमैन, यानी टोटल हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे चार चार फोरमैन होंगे। तो प्लानिंग लेवल के फोरमैन के बारे में देखते हैं। पहला होगा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क मीन्स क्या, ये दिखाएगा, ये शो करेगा कि काम कैसे करना है, जो मशीन्स है वो ऑपरेट कर रही हैं वो कैसे ऑपरेट करना है, राइट, मशीन्स को यूज कैसे करना है, और जो टास्क है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे लेके जाना है। देन होगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो है ना वो रिकॉर्ड करेगा कि जो एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा ना, ये चेक करेगा कि जो काम दिया गया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितने टाइम में हुआ है, और उसके हिसाब से वो कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन से एम्प्लॉयज ने कितने टाइम फ्रेम में कितना काम किया है, और इस हिसाब से सबका जो कॉस्ट है वो डिसाइड होगा। एंड डिसिप्लिन, और एक जो क्लर्क होगा वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उस हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम ये जो क्लर्क होगा ये करेगा। और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कौन से चार फोरमैन होंगे वो देखते हैं। पहला होगा गैंग बॉस। जो गैंग बॉस होगा ये एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, यानी ये सभी एम्प्लॉइज से, अपने अंडर के जितने भी लोअर लेवल एम्प्लॉइज रहेंगे उन सबसे ये काम करवाएगा। नेक्स्ट होगा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या होगा, ये चेक करता रहेगा कि जो सभी एम्प्लॉइज है वो अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिक टाइम में, यानी सब लोग एक टाइम में काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा, कोई ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा। जो स्पीड है वो मेंटेन करवाने का काम कौन करेगा, स्पीड बॉस। देन रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम रहेगा, नाम से क्लियर है, अगर कुछ भी मशीन्स वगैरह में या सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का काम मैकेनिज्म में ये रिपेयर बॉस करेगा। नेक्स्ट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मींस ये पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ये इंस्पेक्ट करेगा, यानी चेक करता रहेगा इन बिटवीन किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड है कंपनी के, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने का काम ये इंस्पेक्टर करेगा। सो टेलर के अकॉर्डिंग ना ये प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर डिवीजन करने से क्या होगा, हर एम्प्लॉय को दो लेवल के सुपरवाइजर चेक करेंगे, एक प्लानिंग लेवल वाला और एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल वाला। इससे काम में गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और हर एम्प्लॉय अपना जो बेस्ट है वो दे पाएगा और फिर इससे काम भी बहुत अच्छा होगा। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अब ये जो डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान है ना, इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड वेज होना चाहिए। वेज का मतलब होता है पगार, पीस रेट मतलब अलग अलग रेट। सो अलग अलग रेट क्यों, सबसे पहले तो मैनेजर्स को डिसाइड करना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड वेज प्लान होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड पगार सिस्टम, एक वेजेस सिस्टम, सैलरी होना चाहिए। और जो भी एम्प्लॉइज उस स्टैंडर्ड
के हिसाब से काम करते हैं उनको उतना पेमेंट मिलेगा, जो स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा करते हैं उनको उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड के नीचे करते हैं यानी जो भी डिसाइडेड स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा कम काम करते हैं तो उनको कम पेमेंट मिलेगा। लेट्स सपोज कि कोई अगर 1 घंटे में 1 आवर में 1 यूनिट बना ले रहा है और 8 घंटे में लेट्स सपोज 8 यूनिट बना ले रहा है, तो उनको पर डे के हिसाब से 1000 मिलेगा, राइट। समझो किसी ने एक दिन के अंदर 10 पीसेस बना लिए, तो ही विल गेट 1000 प्लस जितना भी एक्स्ट्रा बनाया है उसका एक्स्ट्रा चार्ज, लेट्स सपोज कि 200, तो ही विल गेट 1200 फॉर अ डे। लेट्स सपोज किसी ने 10 यूनिट बनाया देन ही विल गेट 1000, बट लेट्स सपोज ना किसी ने 8 यूनिट ही बनाया देन ही विल गेट 800। यानी जो भी स्टैंडर्ड है अगर उससे ज्यादा कोई कर रहा है तो देन ही विल गेट मोर पेमेंट, अगर कोई बिलो द स्टैंडर्ड कर रहा है देन ही विल गेट लोअर वेजेस, राइट। सो ये जो टेक्निक है ना ये चेक करता है कि जो एम्प्लॉइज है ना वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंटेन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेगा उनको स्टैंडर्ड पेमेंट मिलेगा, जो स्टैंडर्ड से अगर एक्स्ट्रा कर रहा है दे विल गेट एक्स्ट्रा पेमेंट, अगर कोई स्टैंडर्ड से कम कर रहा है जो भी डिसाइडेड है उससे कम कर रहा है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अब ये जो पीस रेट वेज प्लान है इसके अकॉर्डिंग ना एम्प्लॉइज का जो रेम्यूनरेशन है ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो अपने काम को लेके मोटिवेटेड रहे, लेकिन सबको सेम पेमेंट तो नहीं कर सकते ना। सो एम्प्लॉइज को उनको एफिशिएंसी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलना चाहिए। जो भी एम्प्लॉइज अपने असाइन टास्क को ना अच्छे से करेंगे उनको पेमेंट भी सही मिलना चाहिए, जो टाइम पे कंप्लीट कर रहा है उनको उस हिसाब से इंसेंटिव मिलने चाहिए। अब देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो टेक्निक है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, इसके हिसाब से ना एम्प्लॉई हु वर्क मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी शुड पेड हायर रेट। यानी जो एम्प्लॉई जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा काम कर रहा है यानी जो भी डिसाइडेड है उससे ज्यादा कर रहा है तो उसको हायर रेट मिलना चाहिए, और जो बिलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर रहा है यानी जो भी डिसाइडेड क्वांटिटी है उससे कम कर रहा है तो उसको पेमेंट भी कम मिलना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा कि एवरी एम्प्लॉई विल गेट मोटिवेटेड, यानी हर एम्प्लॉय चाहेगा कि मैं अपना टाइम पे काम कंप्लीट करूं, जो भी मुझे दिया गया है उससे एक्स्ट्रा करूं मैं, या कम से कम उतना तो करूं ताकि मुझे कम पेमेंट ना मिले, राइट। अब इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एफिशिएंसी एनहांस होगी और वो ज्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा अर्न करने की कोशिश में वो काम भी अच्छा करेंगे और ज्यादा करेंगे, कंपनी का भी बेनिफिट होगा और एम्प्लॉइज का भी बेनिफिट ऑब्वियसली होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि टेक्निक्स क्या है और प्रिंसिपल्स तो ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं, राइट। तो थियरीज ऑफ मैनेजमेंट को बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत कुछ सोचने समझने के बाद डेवलप किया है, और आजकल के टाइम में ना जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चेंज हो रही है तो मैनेजमेंट के कुछ नए टाइप्स भी आ रहे हैं, यानी मैनेजमेंट के कुछ नए ट्रेंड्स भी आ रहे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सब अलग अलग टाइप की स्टडीज है जो स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड है। सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट के एरियाज है ये पर्टिकुलर किसी एक चीज पे फोकस करते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो इसमें जो भी मैनेजमेंट होगा ये डिजास्टर से रिलेटेड होगा, चाहे डिजास्टर मैन मेड हो या नेचुरल हो। सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन से रिलेटेड होगा, यानी माल मटेरियल जो सप्लाई होता है वो कैसे होगा, वो सप्लाई एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंडर आता है। आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं तो इसका भी एक पर्टिकुलर एरिया है इवेंट मैनेजमेंट। 12th के बाद आप लोग इन सब फील्ड में करियर के लिए भी सोच सकते हो, यानी इनसे रिलेटेड कोर्सेज करके डिप्लोमास करके आप इन स्पेसिफिक फील्ड में एज अ करियर ले सकते हो इसको। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, सो वी हैव डन विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के 5 to 6 वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर के साथ में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अगर किसी को कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो, नहीं समझा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल करके बता सकते हो। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।